हेलो वेलकम एवरीवन। तो ये है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 3। दो इसके ऑलरेडी हम कर चुके हैं पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर किया है प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन, क्या रिक्वायरमेंट रहती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, किस तरीके से इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर कर रहे थे इसके पावर्स, हमने पावर्स पढ़ी थी। अब पावर्स में एक पावर मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा हम डिटेल में कवर अप करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पावर्स है, थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो वहाँ पर आपके लिए मैंने ये पावर इमरजेंसी पावर जो राष्ट्रपति के पास रहती है उसको मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था। आज हम इस वीडियो से उसी को कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ये रूल है, ये रोल हो गया RU, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक है। आप 352 याद कर लो, उसके बाद 4+ करो, उसके बाद फिर 4+ करो, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप की इमरजेंसी देश के अंदर लग सकती है, ठीक है। अब चलो, तो ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड, नेशनल इमरजेंसी, आपकी फर्स्ट टाइप की इमरजेंसी। अब सबसे पहले इमरजेंसी समझते हैं कि इमरजेंसी है क्या। देखिए, इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जो आप मान के चले कि अनफॉरसीन है, सडनली अराइज हो जाए, ठीक है। देखिए, इमरजेंसी क्या होती है, अचानक से आती है। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में एक इमरजेंसी ही एक तरीके की अभी हो रही है। गैस का क्राइसिस हो रखा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। आपका LPG की प्रॉब्लम आ रही है, आपका पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा तो हो सकता है कि आगे चल के क्या हो जाए, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, और ऐसी सिचुएशन को आप कहते हैं इमरजेंसी। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए प्रेसिडेंट के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दे रखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर कर रखा है राष्ट्रपति को इन सिचुएशन को डील करने के लिए। इन चीज़ों को डील करने के लिए 3 टाइप की इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखी है। उसमें जो फर्स्ट है दैट इज योर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। अब नेशनल इमरजेंसी समझते हैं। नेशनल इमरजेंसी 2 तरीके से आ सकती है। ड्यू टू वॉर, वॉर यानी हमारा किसी देश के साथ झगड़ा हो जाए, लड़ाई लग जाए, ड्यू टू वॉर, जिसे आप कहते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी दूसरे किसी देश का हमारे देश पर एग्रेशन करना, अटैक करना, हमला करना, ठीक है। तो इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, या आर्म्ड रेबिलियन, यानी देश के अंदर ही, जिसको आप आर्म्ड रेबिलियन, इसको मैं इंटरनल बोल सकता हूँ। भाई वॉर देखिए किसी और के साथ होगा, इंटरनल रेबिलियन यानी रेबेल, दो देश में जो है विरोध करना, देखिए डेमोक्रेसी में चलता है, लेकिन आर्म्ड रेबिलियन हो जाए यानी हथियार लेकर सड़कों पे लोग निकल जाएं, इस सिचुएशन को आप एक इमरजेंसी बोलेंगे। और आर्टिकल 352 के अंदर में इसमें हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश के अंदर भी लग सकती है और कुछ पार्ट के अंदर भी लग सकती है, डिपेंडिंग राष्ट्रपति को क्या लगता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है पूरे देश में लगाना है तो पूरे देश में लगेगी, और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं कुछ पार्ट में ये लगाना है, ये नॉर्थ साइड ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए आर्म्ड रेबिलियन है तो ये पार्ट में होगा ना देश के। तो आपको ये समझना है, अगर क्वेश्चन आ गया कि नेशनल इमरजेंसी को पूरे देश में लगता है या आधे जगह लगता है, तो पूरे देश में भी लग सकता है, कुछ स्टेट्स में भी लगता है, वो राष्ट्रपति डिसाइड कर सकता है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू प्रोक्लेमेशन, हालांकि मैं बता चुका हूँ क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी मेड इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। प्रेसिडेंट को लगता है कि द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट, अभी मैंने कहा था ना पूरा देश या किसी एक पार्ट का थ्रेट है हमें वॉर का। वॉर देखिए दूसरे से
एक्सटर्नल एग्रेशन का या आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। आर्म्ड रेबेलियन को हम इंटरनल एग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 सिचुएशन में किसी भी तरीके की ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस केस में सीधा जो है 352 आर्टिकल के अंदर में डिक्लेरेशन हो जाएगा इमरजेंसी का और देश के अंदर इमरजेंसी लागू हो जाएगी, ठीक है। यूज़ ऑफ इमरजेंसी पावर्स। Proclamation of emergency under Article 352 was made on 26 अक्टूबर 1962। क्या हुआ था 1962 में? चाइनीज़ वॉर, है ना, चाइना के साथ हमारा 1962 में प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी लगी। देखो सेकंड प्रोक्लेमेशन लगा, कब लगा? 1971 में लगा। 1971 में क्या हुआ है? पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, जिसको आप क्या कहते हैं? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं, ठीक है, जिस टाइम पे बांग्लादेश बना था। तो देखो व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड एन अटैक ऑन इंडिया, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ झगड़े हुए थे। उसके बाद प्रोक्लेमेशन वाज ऑलरेडी इन ऑपरेशन व्हेन 25 जून 19 द थर्ड प्रोक्लेमेशन वाज इशूड 1975, जिसको लेके बड़ा इशू रहता है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, बहुत सारी चीज़ें भी थी। और इस इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था? इस इमरजेंसी के बाद बहुत सारे बदलाव आए थे, ठीक है। इस इमरजेंसी 1975 तक क्या होता था? 1975 तक प्रधानमंत्री डिसीजन ले लेता था, ठीक है। वो राष्ट्रपति को मतलब वो करते थे सजेशन, ठीक है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति किसके सजेशन पे काम करता है? प्रधानमंत्री के, ठीक है। उन्होंने सजेशन करा और ये हो गया। इसके बाद से क्या हो गया? इसके बाद से ऐसा हो गया कि भाई अब अमेंडमेंट लाया गया और उसमें बोला गया कि अब ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी परमिशन लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक बदलाव 1975 के बाद हमने एक बदलाव लाए थे, समझे आप, कि यहाँ से हमने एक चेंज करा था, क्योंकि ये माना गया कि ये इमरजेंसी लगाई गई गवर्नमेंट ने अपने मतलब के लिए लगाई, ऐसा माना गया उस टाइम पे। आप ड्यूरेशन समझते हैं कि ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। देखिए एवरी सच प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर जो ये इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ये दोनों हाउस से पास होना चाहिए। इवन देन इट कैनॉट रिमेन इन ऑपरेशन फॉर मोर देन 6 मंथ एट अ टाइम। लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने तक, यानी इमरजेंसी जो लग सकती है वो 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है। 6 महीने के बाद आप इसको फिर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको 6 महीने के लिए ही लगा पाएंगे। इट विल गेट अ फ्रेश लीज ऑफ 6 मंथ एवरी टाइम आफ्टर बीइंग अप्रूव बाय पार्लियामेंट बाय द सेड मेजॉरिटी, ठीक है। फिर से 6 महीने बाद आपको इमरजेंसी अगर आगे बढ़ानी है, आपको फिर से यहाँ पे पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगा और इस तरीके से आप इमरजेंसी को लगा सकते हैं। यानी एक बारी में इमरजेंसी जो है 6 मंथ के लिए लगाई जा सकती है, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर मान लीजिए देश के अंदर इमरजेंसी लगती है? किस किस्म के इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं? एज लॉन्ग एज इमरजेंसी लास्ट द फेडरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सम एक्सटेंट रिमेन सस्पेंडेड। जो हमारे देश का फेडरल प्रोविज़न है, हमने फर्स्ट वीडियो में अपना पढ़ा था कि भारत जो है एक फेडरल प्रोविज़न के तौर पे काम करता है ना। वहाँ पे मैंने यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में भी डिफरेंस समझाया था। वहाँ पर आपको देखना है कि भारत किस तरीके का फेडरल स्टेट है, ठीक है। वहाँ पर कुछ इम्पैक्ट देखो पड़ सकता है। वो इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल, देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो आपको आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं देखने को, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अंदर है, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम आपको सारे आर्टिकल समझाएंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा उस दौरान, ठीक है। जब इमरजेंसी होगी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। अगला, लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सपेंडेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर इमरजेंसी देश के अंदर लागू हो गई, अभी मान लीजिए कि इलेक्शन होने हैं, मान लीजिए आप, और इमरजेंसी अभी चल रही है, तो क्या होगा? नए इलेक्शन तो करा ही नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देश के अंदर इमरजेंसी लगी है, पैसा लगता है इलेक्शन कराने में, मशीनरी लगती है। अब देश अगर लड़ाई लड़ रहा है तो उस टाइम पे इमरजेंसी है तो इलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जो लोकसभा चल रही है यानी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी काम कर रही है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी 1 साल के लिए, ठीक है, आप 1 साल के लिए इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1 साल के लिए आपने आगे बढ़ाया, फिर आपको उसके बाद लगता है फिर, लेकिन इसमें एक वो है, एक क्लॉज है, आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए आगे बढ़ गया तो अब वो चलते रहेगी। अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी के दौरान
1 साल के लिए हमने एक प्रोविज़न डाला और हमने कहा 1 साल ये लोकसभा काम करेगी और इमरजेंसी अब ख़त्म हो गई। तो इमरजेंसी जब ख़त्म हो जाएगी, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के ख़त्म होने से 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब इस इमरजेंसी को, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी ख़त्म हो गया अब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हम तो 1 साल के लिए वापस काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा उस गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका था और इमरजेंसी के कारण वो टेन्योर बढ़ा था तो 6 महीने के बाद वो टेन्योर नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। अगला है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। ये ऐसे हमारे टॉपिक का पार्ट है नहीं, बट यहाँ पर तो मैं समझा रहा हूँ। 20 और 21 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 20 सेज दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आप पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग्स टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, ठीक है। ये आर्टिकल हम और बाद में फिर से पढ़ेंगे ड्यूरिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चलते। अब जो अभी हमने पढ़ा वो पढ़ा आर्टिकल 352, जिसके अंदर हमने पढ़ी नेशनल इमरजेंसी। अब हम लोग पढ़ रहे आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 यानी इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, यानी एक राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना। इसका मतलब है एक राज्य के अंदर राज्य सरकार का सही तरीके से काम ना कर पाना, ठीक है। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट, एक राज्य के अंदर। इस इमरजेंसी को आप स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, और इसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी इसको कहा जाता है। आप इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, आप इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। ये आता है आर्टिकल 356, ठीक है। सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी। द सेकेंड काइंड ऑफ इमरजेंसी अराइजेज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ स्टेट ब्रेक्स डाउन। ब्रेक डाउन इज टूट जाना, काम न कर पाना, ठीक है। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज, गवर्नर बताता है, गवर्नर कहता है कि देखो भाई राज्य के अंदर सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, is satisfied that the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president may declare emergency in a state. The president may assume all or any of the functions of the government of the state, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर सारा जो हमने अभी पढ़ा भी था इससे पहले कि किस तरीके से स्टेट का कंट्रोल राष्ट्रपति ले लेता है, तो वो यही है जहाँ पर आप देखते हैं कि स्टेट का कंट्रोल जो है किसके पास आ जाता है? राष्ट्रपति के पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति ही इसमें सारा कुछ फंक्शनिंग करेगा। राष्ट्रपति करेगा मतलब गवर्नर करेगा बेसिकली, ठीक है। गवर्नर, राष्ट्रपति ही आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के ही वो हैं गवर्नर, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जगह जो भी फंक्शनिंग होगी वो सारा का सारा गवर्नर करेगा, लेकिन होगा ये किसके नाम पे? आपका राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सच अ प्रोक्लेमेशन इज 2 मंथ्स। 2 महीने के लिए हो सकता है। इफ़ इट इज़ टू कंटिन्यू बियॉन्ड 2 मंथ्स इट शुड बी रेक्टिफाइड बाय द पार्लियामेंट। 2 महीने से ज़्यादा आपको ये इमरजेंसी चलानी है तो पार्लियामेंट से रेक्टिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। बट इवन इफ पार्लियामेंट हैज़ रेक्टिफाइड द प्रोक्लेमेशन इट विल सीज टू ऑपरेट 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ इट इश्यू। लेकिन अगर पार्लियामेंट इसको अलाउ भी कर दे उसके बाद भी ये इमरजेंसी भी 6 महीने तक ही लागू करी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लागू करी जा सकती। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और उसको लगा के छोड़ दिया हमेशा के लिए, ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट ही नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ, दस प्रेसिडेंट रूल कैन बी नॉर्मली कंटिन्यू ओनली फॉर अ ईयर, ठीक है। तो 1 साल तक आप चला सकते हैं, यानी 2 बार, एक बार लगाया 6 महीने ख़त्म हुए, अगले 6 महीने आप दोबारा इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट रूल में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर ओनली अंडर 2 कंडीशन। एक कंडीशन में आप प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा चला सकते हैं, क्या है? व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। जब आप नेशनल इमरजेंसी लगी हो, मतलब यानी कहीं भी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, the election commission certifies that holding election to the legislative assembly of the state is difficult। जब इलेक्शन कमीशन ये बोले
कि भाई इस इलेक्शन मतलब इस स्टेट में हम लोग इलेक्शन नहीं करा पाएंगे, अभी यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हम इलेक्शन करा पाए, उस केस में भी जो स्टेट इमरजेंसी है वो चलते रहेगी। बट नो प्रोक्लेमेशन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 ईयर्स, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3 साल तक चला सकते हैं, यानी 3 साल तक स्टेट इमरजेंसी लग सकती है इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस। ठीक है, 2 सर्कमस्टांसिस मैंने आपको बता दिया। एक, इलेक्शन कमीशन बोल दे कि भाई हम यहाँ इलेक्शन नहीं करा पाएंगे, अभी ऐसी कंडीशन यहाँ नहीं है, यहाँ दंगे फसाद चल रही हैं, सारी चीज़ें ख़राब है तो नहीं करा पाएंगे। दूसरा कब होगा, जब नेशनल इमरजेंसी लग रखी है, मतलब स्टेट में कहीं या पूरे इंडिया के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रखा है तो उस दौरान भी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। क्या इफ़ेक्ट होंगे अगर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, तो क्या इफ़ेक्ट होंगे? तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि फंडिंग बड़ी इजी हो जाती है स्टेट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट फंडिंग आनी शुरू हो जाती है, काम बड़े अच्छे से होने लग जाते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन नेगेटिव भी है बहुत सारे। देखिए, पहला, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट मे बी डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो स्टेट की विधानसभा है वो काम नहीं करती है उस दौरान सारे जो फंक्शन होते हैं वो पार्लियामेंट होता है। मैंने इसका एग्जाम्पल शायद दिया भी है, मैंने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बजट आ रहा था और उस दौरान यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू था, यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी, और उस टाइम पे यहाँ का जो बजट है वो जो आपके देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने पेश किया था। ठीक है, वही सेकंड पॉइंट है। देखिए हमारा, द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। एनुअल बजट जो स्टेट का, क्योंकि हर राज्य का अपना एक बजट आता है। अब देखिए, हाउस नहीं रन कर रहा है तो बजट कैसे आएगा, तो बजट लाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो बजट को कौन लाता है? बजट को लाती है पार्लियामेंट, उस दौरान बजट को पार्लियामेंट लाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बजट आता ही नहीं, बजट आता है, पार्लियामेंट लाती है। यूज ऑफ पावर, दिस पावर हैज़ बीन यूज मोर देन 130 टाइम्स ड्यूरिंग दिस वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, इन फैक्ट द यूज ऑफ दिस पावर। ठीक है, ये देखिए, जैसे नेशनल इमरजेंसी है, इतनी आसानी से नहीं लगती, आपने देखा होगा 3 बार लगी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है, बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि स्टेट इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो, तो ये है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, 2 इमरजेंसी हमने क्या क्या पढ़ी। एक हमने पढ़ी नेशनल इमरजेंसी, जो मैंने कहा आपको तब लगती है जब देश में लड़ाई या लड़ाई का खतरा हो, जिसमें कि क्या होता है पूरे देश में भी लगाई जा सकती है और कुछ पार्ट में भी लगाई जा सकती है। दूसरी हमने पढ़ी स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, जो कि किसी एक राज्य में लगती है आमतौर पे एक टाइम पे एक ही राज्य में लगेगी, अगर एक से ज़्यादा भी होगा तो भी लगाई जा सकती है। ठीक है, वो पूरे देश में नहीं लागू हो सकती, और वो तभी होगी जब स्टेट की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही। अब तीसरी इमरजेंसी क्या होती है? तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल यानी रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित, मनी। ठीक है, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 ये कहती है कि आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिचुएशन वेयर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन। ऐसा कंडीशन जहां पर देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियली कंट्री स्टेब्लिश ना पाया जाए, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री की हार्म हो रही हो, तो उस दौरान आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इन दैट इवेंट प्रेसिडेंट में डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, देश के अंदर आर्थिक संकट जिसे आप कहते हैं, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब चल रहे हो, उसको आप फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन, द प्रोक्लेमेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट इफ इट इज़ टू कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने से ज़्यादा के लिए अगर आपको इसे कंटिन्यू करना है तो पार्लियामेंट जो है प्रोक्लेमेशन करेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज अंटिल इट इज़ रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो यूज़ ऑफ दिस पावर हैज़ बीन मेड टिल नाउ। ठीक है, ये आज तक बेसिकली कभी नहीं गई है, और राष्ट्रपति ही इसको वो कर सकता है कि भाई हाँ भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म कर दी जाए। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी देश के अंदर पैसे नहीं है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे? ठीक है, पहला, द प्रेसिडेंट इज कॉम्पिटेंट टू रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंसेस। क्या कर सकता है? सबसे पहले
सैलरी और अलाउंसेस जो मिलते हैं आपके यूनियन गवर्नमेंट में, जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस है, इनको घटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने कहा भैया पैसे नहीं है तो घटाइए सैलरी। द यूनियन गवर्नमेंट मे आस्क द स्टेट टू रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को भी बोलेगी कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप क्या कीजिए, आप सबकी सैलरी अलाउंसेस को कट कीजिए। एक छोटी सी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं बोलूँगा मैं, कोविड के दौरान हुआ था। कोविड के दौरान क्या करा गया था, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ थे उनको एक एक दिन की सैलरी को डोनेट करने को कहा गया था। ठीक है, अब कहा क्या गया था, वो कर दिया गया था खुद ही। तो वो भी एक किस्म की छोटी सी फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, हालांकि वो लागू नहीं हुई थी, मतलब वो ऑन पेपर दिखाई नहीं गई इस तरीके से कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, लेकिन वैसा ही सिचुएशन वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई जो केंद्र के पास जो है वो पैसे की कमी है, अभी जो है इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो सैलरीज़ वहाँ पे एक एक दिन की काटी गई थी। अभी भी मुझे लगता है सेम सिनेरियो लगभग अगर ऐसा बना कि कंट्री के पास पैसे की कमी रही, हालांकि अभी है नहीं शायद ऐसा, बट अगर ऐसा बनता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी गवर्नमेंट लागू कर सकती है। ऑल मनी बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव मे बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने मनी बिल, क्योंकि मनी बिल में क्या होता है, नया टैक्स लागू होता है, पुराना टैक्स कम ज़्यादा ऐसा कुछ करना होता है, तो जितने भी मनी बिल आपको प्रेसिडेंट की एक पावर मैंने बताई थी, जहाँ पे मैंने कहा था कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो गवर्नर, क्योंकि स्टेट के जितने भी बिल्स होते हैं उनको पास कौन करता है, बेसिकली उनको गवर्नर के साइन लगते हैं पास होने के लिए। लेकिन जब ऐसा कोई सिचुएशन बन जाएगी तो जितने भी मनी बिल होंगे वो सारे के सारे क्या होगा, अब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रोके जाएंगे, यानी गवर्नर उनको पास नहीं करेगा, गवर्नर जो है रोक के रखेगा, ये करने के लिए कि भाई राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद ही ये क्या हो सकता है, ये मनी बिल पास हो सकता है स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 इमरजेंसी पावर्स, जिसमें कि हमने ये देखा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो इस चीज़ को कर सकता है अगर देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड। अब पिछले 2 वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स हैं। ठीक है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि एक्चुअल पोजीशन है क्या भाई राष्ट्रपति की, है ना, कि भाई एक्चुअल पोजीशन है क्या। ऐसा हो सकता है ना कि आपको लगे कि भाई प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है या राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ expressly rejected the presidential system and proposal a government parliamentary form of government। ठीक है, जो भी फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो भाई हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो नहीं चाहिए देश के अंदर, उन्होंने कहा हमें चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट बट नॉट द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है, ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन, वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन रूल नहीं करते। मैंने आपको कहा ना गवर्नमेंट के हेड कौन है, गवर्नमेंट के हेड है प्रधानमंत्री, वो आपको समझना होगा कि हेड ऑफ स्टेट, देश के मुखिया राष्ट्रपति हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। तो सही मायने में पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। सही मायने में आप देखेंगे प्रधानमंत्री के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा हुआ है, देखो हेड ऑफ स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी पावर्स की फंक्शनिंग करते हैं, जितनी आपने पावर्स पढ़ी, वो सारे के सारे कौन, प्रधानमंत्री और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही ये फंक्शनिंग होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड द एडवाइस रिसीव फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैक टू देम फॉर रिकमेंडेशन। लेकिन जो भी ये एडवाइस मिलती है राष्ट्रपति के ऊपर ये बाउंडिंग नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, वो उन्हें वापस भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए, उन्होंने कहा भैया फिर से कंसिडर करो। द प्रेसिडेंट इज ऑब्लाइज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकमेंडेशन। उस रिकमेंडेशन के बाद अगर आ गया तो फिर तो वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो पूरी तरीके से सहमत ना हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। उस केस में राष्ट्रपति को कौन है जो ऊपर उठाता है, ये
ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है अपनी डिस्क्रेशन वाली पावर्स को इस्तेमाल करके, ठीक है, इवन देन वी हैव ऑलरेडी सीन सिचुएशन में अराइज व्हेन द प्रेसिडेंट यूजेस डिस्क्रेशन टू डिसाइड व्हाट टू डू। प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंस कैन बी वेरी इफेक्टिव इफ ही शी फॉरगेट्स ऑल पास्ट एफिलिएशन। इसीलिए ये माना जाता है देश के अंदर कि कोई भी ऐसा आदमी जो डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो, वो राष्ट्रपति के तौर पे तुरंत ना जाए कि मतलब यहाँ से वो पॉलिटिकल पार्टी से निकला और जाकर राष्ट्रपति बन गया। तो देखो ऐसा हो सकता है ना कि अच्छे कनेक्शंस हैं, ठीक है, तो वहाँ वो थोड़ा सा डिसीजन जो राष्ट्रपति ले रहा है वो डायरेक्टली इफेक्टेड हो सकते हैं बाय द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को एडवाइस किया जाता है कि भाई देखो इम्पार्शियल अगर रहेगा, राष्ट्रपति सही तरीके से देखेगा, तभी जाकर क्या होगा, तभी जाकर थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से काम करेंगी, तभी वो अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से कर पाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रेशन वाली पावर, इसको हम लास्ट वीडियो के अंदर भी अच्छे से कर चुके हैं। बाकी ये था हमारा आज का वीडियो। एक बार हम क्विकली देखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ी इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इसका फर्स्ट इमरजेंसी पावर है जिसको आप कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज वॉर और थ्रेट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन, ठीक है, यानी जब लड़ाई या लड़ाई का खतरा हो बाहर से या अंदर से। अंदर का मतलब है कि भाई आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, किसी स्टेट से या कहीं से लोग हथियार उठाकर रेबेल कर दें, ठीक है, विरोध करने लग जाए सरकार का, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी लागू करी जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश के अंदर या किसी पार्ट यानी पूरी कंट्री के अंदर या किसी पार्ट के अंदर लगाई जा सकती है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी जो है वो आप 6 मंथ के लिए लगा पाएंगे, ठीक है, आपको 6 मंथ के लिए एक बारी में लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपकी जो लोकसभा है अगर उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो वो भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो 1 साल पूरा 1 साल नहीं चलेगा। अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई, इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद 6 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका आर्टिकल 19 भी सस्पेंड रहता है। सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज़ योर स्टेट इमरजेंसी विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंशियल रूल, जिसको आप क्या कहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, यानी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि किसी राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर यानी राज्य सरकार का सही तरीके से काम नहीं करने को क्या होता है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, और राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे केसेस में जो भी स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है और वहाँ के जो डिसीजन है वो आपकी पार्लियामेंट लेती है, यानी उस स्टेट का डिसीजन अब दिल्ली में होगा, ठीक है। एनुअल बजट अगर उस स्टेट का आना होगा उस दौरान तो वो आपके जो नेशनल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो केंद्र के वित्त मंत्री हैं, वो आपके लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये है हमारा इमरजेंसी नंबर 3, आर्टिकल 360, जिसको आप कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंस यानी पैसा, देश के अंदर पैसे से रिलेटेड कोई भी संकट यानी देश के अंदर पैसे की कमी, राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसा कुछ है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई गई है, ठीक है, कभी भी भारत देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं करी गई है। इस टाइप की इमरजेंसी में हम लोग क्या करते हैं, सैलरीज अलाउंसेस जो होते हैं कम होते हैं, फॉरेन विजिट पे रोक लगाई जाती है, यानी कुल मिलाकर सरकार अपने खर्चे को क्या करती है, कम करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।